सर आपने न केवल उर्दू को और फ़ारसी को गंभीरता से और सारी सांस्कृतिक संवेदनाओं को जानते हुए, पहचानते हुए पढ़ा, बल्कि उसको हम किस तरह से अधिकाधिक लोगों तक सामने लेकर के आएँ, उसका देवनागरी में रिप्रेज़ेंटेशन कैसा हो, जिससे कि उसका मूल स्वरूप सुरक्षित रहे। इसके लिए आपने बहुत महत्वपूर्ण विचार भी प्रस्तुत किए हैं अपनी पुस्तक में, जो वाणी प्रकाशन से छपा ही भी हुआ है। वो सुझाव और जो प्रयोग से संबंधित पुस्तक है, उसके बारे में कुछ बताएँ? वो बहुत महत्वपूर्ण इस दृष्टि से है कि वो इस बात की चिंता करती है कि किस प्रकार अपरिचय जो है, जो हमारे समाज में छाया हुआ है और एक-दूसरे को नहीं जानने के लिए मूर्खताएँ जिस तरह से हावी होती जाती हैं, तो उसको किसी तरह से उसको तनु करने वाला, उसको डाइल्यूट करने वाली चीज़ है, शोध कार्य है। हाँ, इसमें जो जिस नाते मैंने लिखा वो ये था कि मुझे मतलब जो शेर लिखने होते हैं या जो मैं लिखता था, आप जिसको उद्धृत करते हैं। जिसको उद्धृत मैं करता हूँ, तो मैं हमेशा देवनागरी में करता हूँ, क्योंकि मैं उर्दू लिख तो नहीं सकता, मुझे लिखनी नहीं आती और उससे बहुत फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि मैं तो लिखता मैं हिंदी में हूँ। तो अगर मैं मान लीजिए सीख भी लूँ लिखना उर्दू में और उसको उर्दू में ओरिजिनली कोट कर दूँ, तो कोई पढ़ने वाला भी नहीं है। बहुत ये चीज़ अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन सच्चाई ये है कि उर्दू के पाठकों में एक बहुत बड़ा वर्ग, शायद आधे से अधिक लोग ऐसे हैं जिनकी रुचि उर्दू साहित्य में है, लेकिन जो उर्दू लिपि नहीं पढ़ सकते। अब इसमें जो समस्या होती है वो ये है कि उर्दू को मतलब देवनागरी में अगर लिखना हो तो कैसे लिखा जाए। तो इसके कुछ उपाय चले आ रहे हैं, 100-125 साल से चले आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों ने ये किया नहीं है, लेकिन उसमें जो गड़बड़ियाँ हैं, अव्वल तो कुछ गड़बड़ियाँ खुद उर्दू में शुरू हो गई हैं। पहले मैं यही लिख दूँ, जैसे कि मान लीजिए फौलाद और राद, इसका काफ़िया आप मिला रहे हैं, जो मेरे गज़ल में देखा है। तो ये आजकल शुरू हुआ है, पहले नहीं होता। राद में जो है वो बीच में ऐन पड़ेगा, रे ऐन दाल, और उधर जो है वो अलिफ है। तो ऐन और अलिफ में फ़र्क न करने वाली बात, ये आजकल उर्दू में भी काफ़ी लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने भी ये चीज़ शुरू कर दी है, जो कि पहले ऐसा नहीं था, या कम से कम बहुत पहले शायद रहा होगा, लेकिन कम से कम जो हमारा स्टैंडर्ड है, हाँ, जो हमारा उर्दू का स्टैंडर्ड है, जिस नाते हम उर्दू पढ़ते हैं, यूँ मान लीजिए। वरना हम देवनागरी के बजाय फ़ारसी लिपि में हिंदी को लिख करके भी कह सकते थे कि ये उर्दू है, और कहा ही जाता था। ऐसा नहीं है कि नहीं। तो जिस नाते हम उसको पढ़ रहे हैं, वो हम एक डिसिप्लिन के तहत उसको पढ़ना चाहते हैं, तो वो डिसिप्लिन खुद उर्दू में अब कमज़ोर होता जा रहा है। और जब देवनागरीकरण में आते हैं तो बहुत, जैसे अब उर्दू में कोई वर्ड होगा, असीर वर्ड है, वो 5 तरीके से लिखा जाता है। अलिफ और मतलब उच्चारण एक ही है, लेकिन अलिफ और ऐन के और सीन से स्वाद के वेरिएंट से 5 वर्ड बनते हैं, पांचों के बिल्कुल अलग अलग मतलब हैं। अब आप देवनागरी में जब लिखेंगे तो एक ही मतलब उसका रूपांतरण करेंगे, तो ये ईमानदारी नहीं है। मतलब फिर अल्टीमेटली वही बात आ जाती है कि अगर आपको मालूम है पहले से तो आप पढ़ सकते हैं, तो अगर पहले से मालूम है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है देवनागरीकरण की। देवनागरीकरण तो उन्हीं लोगों के लिए है जो उर्दू में उसको ठीक से नहीं पढ़ सकते। कठिनाइयाँ, जिनको उर्दू में कठिनाई है, उन्हीं के लिए तो देवनागरी में उसे लिखना होगा। तो इसलिए लिपि चिह्न अलग अलग होने चाहिए। और ये मैंने खुद देखा है, इसका न होने से क्या होता है। जैसे बेदिल का मेरे पास एक कलेक्शन है, जो
यहाँ ताशकंद से छपा था, वो सिरिलिक लिपि में है। तो वहाँ उन लोगों ने सिरिलिक लिपि में जो फारसी लिखी जाती है या लिखी जाती थी, आजकल पता नहीं क्या हो रहा है। आज भी ताजिकिस्तान में तो वही है। तो ये ताजिकिस्तान से ही छपा, दुशांबे का छपा हुआ है। तो इसमें एक ही जेड जो है, जेड के लिए मतलब हाँ ये सब कुछ नहीं, सब मिला करके एक ही है। तो वो उन्होंने बराबर कर दिया। तो इससे क्या होता है कि भाषा नष्ट होने लगती है और लोग धीरे धीरे चीज़ों को भूलने लगते हैं। अगर लिपि के आधार पर उसका ठीक से प्रतिनिधित्व न हो, प्रतिनिधित्व तो नहीं होगा। इसीलिए जो लोग कहते हैं ना कि उर्दू लिपि की जगह पर देवनागरी कर दिए, तो देवनागरी कर दीजिए तो फिर तो उर्दू का समाप्त ही हो गया। तो उसके लिए देवनागरी में आपको परिवर्तन करने पड़ेंगे। अगर आप वो नहीं कर सकते तो फिर उसको देवनागरी में करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तब आप समझा ही नहीं पाएंगे कि ये काफ़िए का रूल जो है ये कैसे गड़बड़ हो गया। फौलाद का और रात का जो काफिया है ये क्यों नहीं होना चाहिए, दोनों को आ की मात्रा से अगर लिखेंगे कैसे आप बता पाएंगे। तो कोई ना कोई आपके पास डिवाइस होनी चाहिए जिससे कि आप ये बता सकें। तो देवनागरी में जहाँ तक हो सके ये सभी अक्षरों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व होने चाहिए। तो वो मैंने उस लंबे लेख में जो पुस्तकाकार छपा है, जिसका आपने अभी जिक्र किया, तो उसमें इसकी कोशिश की कि ये शब्द जो हैं वो, जब कुछ विशेष बातें हैं उर्दू में जो हिंदी को, अब जैसे ख्वाब है, ये ख्वाब लिखा जाता है हिंदी में और इसमें वह जो है वो जाहिर होता है ख्वाब में। तो लिखने में तो जाहिर होना चाहिए लेकिन पढ़ने में नहीं होना चाहिए। इसके लिए वह को कुछ खास इसके लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर वहाँ तो पता है, तो कोई आदमी ख्वाब नहीं पढ़ेगा, ख्वाब ही पढ़ेगा। उसे पता है कि ये मासूला है, लेकिन आपको तो नहीं पता। आप तो इसीलिए देवनागरी में पढ़ रहे हैं ना कि आपको पता नहीं है। सही में। तो अब इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं, खुद उर्दू में हैं। जैसे ये अभी जो मैंने शेर पढ़ा था बेदिल का, इसमें नफ़्य वर्ड है। नफ़्य हाँ, तो उर्दू में इसको नफ़ी पढ़ लेते हैं, पढ़ते हैं। हाँ, और छंद का बहुत बार ज्ञान नहीं होने के नाते उसको कोई ये मतलब लिटिल रियलाइजिंग कि वो गलत हो रहा है। अब वो छंद में जब पढ़ते हैं तो वो नफ़ी जब पढ़ते हैं तो वो बहुत ही मतलब अजीब सा हो जाता है। तो वही और नही और के की वज़न पे ही नफ़ी। तो अब वो वही और ये सब वो पढ़ते हैं और उसका परिणाम जो है वो ये है कि शेर से गिर जाता है। जहाँ भी शेर में आएगा वो शेर नहीं ठीक से पढ़ा जाएगा। तो इस तरह की समस्याएं तो हैं ही। पाकिस्तान के बहुत सारे कवियों में मैंने देखा है कि वो ने जो है वो उसमें घुसेड़ने लगते हैं। आसमानों ने क्या वो ज़मीनों को निकल जाना था, एक लाइन है पाकिस्तानी कवि। अच्छा जी, जो पंजाबी तरीका है करने का। आसमानों ने ज़मीनों को निकल जाना था, ये एक पंक्ति है गज़ल की, पंजाबी अभिव्यक्ति है। पंजाबी अभिव्यक्ति है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये उर्दू के उस स्वरूप को जिसके नाते हम पढ़ते हैं बिल्कुल उसको नष्ट करते हैं। हाँ। वो शीरीनी और वो समृद्धि साहित्य तो उसको एक शुफ्ता शीरीन, जैसा मैंने कहा कि ये एक कल्चरल डायलेक्ट है जिसको मैं कम से कम शुरफा और नुजबा तक ही सीमित रखता हूँ। और उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, मतलब हमने अभी जाना आपसे कि उर्दू और उसके बाद फ़ारसी पढ़ने का जो आपका इंसेंटिव था वो गालिब का कलाम था। हाँ। तो हम थोड़ी सी चर्चा गालिब के बारे में भी करते हैं। आपको गालिब ने बहुत प्रभावित किया और आपने गालिब की हिंदी व्याख्या भी लिखी है जो कि 1000 पृष्ठों से भी ज़्यादा है और वो जल्दी ही प्रकाशित होगा। मैंने फिर मतलब असल में ये उस ज़माने की बात है चर्चा हो जब मैं कंप्यूटर पर काम नहीं करता था जी, तो मैंने उस तरह से ही उसको लिखा। हाथ में
मतलब कंप्यूटर पर काम मैंने लेट 90s में शुरू किया है, तो ये बहुत बाद की बात है। उसके पहले जो है वो एक रजिस्टर में हाथ में लिखता था। अब उसका जो स्वरूप है वो शुरू तो मैंने एम्बिशसली किया, मतलब उसमें जिस तरह से गज़लें हैं उनका अरेंजमेंट, गालिब के अपने हाथ की जो बयाज है इस हमीदिया नुस्खे के अलावा जो बाद में मिली थी, ये भी भोपाल से ही मिली थी, लेकिन ये उसको रीअरेंज किया उसको। हाँ, तो मैंने इस तरह से उसको रीअरेंज किया कि उसमें जो पहले है वो भी शामिल है, बयाज से भी, मतलब एक गज़ल ऐसी हो सकती है जिसमें जो बयाज में भी मौजूद हो, हमीदिया नुस्खे में भी मौजूद हो, और जो गालिब का हाँ पब्लिश्ड दीवान है उसमें भी हो। तो जैसे अर्शी साहब ने जो अपना एडिशन निकाला है दीवान का, सबसे इम्पोर्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव एडिशन है, उसमें उन्होंने अलग अलग काट दिया है। मतलब जो पब्लिश्ड दीवान है वो बीच में डाल दिया, और जो बयाज वाली किताब है, बयाज वाला जो है वो बिल्कुल अपेंडिक्स में अलग से डाल दिया है। वो पता नहीं उन्होंने खुद किया है कि अर्शीद अल्लाह साहब ने किया है, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन मैंने सेकंड एडिशन ही उसका देखा है। और जो हमीदिया में था, मान ली उसी गज़ल के मान लीजिए 4 शेर काट दिए गए हैं, तो वो उन्होंने अलग कर दिए हैं। अब इसमें मतलब उनका एक कुछ ख्याल रहा होगा, नहीं कहता कि वो कुछ सोच करके ही उन्होंने किया होगा, लेकिन हमें तो ये लगता है कि ये गज़ल ओरिजिनली तो ऐसे ही थी। अब इसमें 4 शेर अगर गालिब ने काट दिए हैं तो ठीक है, किसी कारण से काटे होंगे, काट दिए हैं, लेकिन ओरिजिनली तो थी ही उसमें लेकिन वो गज़ल तो उन्हीं की लिखी हुई है और ओरिजिनली ऐसी ही थी। तो जिस किसी भी कारण से हो और जैसे भी हो, अगर वो पूरी गज़ल हमारे सामने है तो हमें पूरी ज़्यादा से ज़्यादा यह होगा कि हम 50 साल की उम्र के गालिब के बजाय ये देखेंगे कि 18-19 साल के गालिब ने क्या लिखा था। और मुझे ज़्यादा पसंद यही आया। तो एक तरह से क्रिएटिव एवोल्यूशन जो है, एवोल्यूशन एक शायर का, वो भी दिखाई पड़ेगा इस केस में तो शायद मतलब। तो आपने उन गज़लों का जो पाठ लिया है उस व्याख्या में अपनी, तो वो उन सबको जो कि उपलब्ध हाँ, यथोपलब्ध पाठ जितना भी उपलब्ध था जी, हाँ, मतलब जो कालिदास गुप्ता साहब ने किताब निकाली है दीवाने गालिब कामिल, तो उसमें कुछ फुटकर शेर भी कहीं से उन्होंने कलेक्ट किए हैं, जो मान लीजिए किसी तज़किरे में मिले या किसी लिखे, लेकिन जो दीवान मैंने किसी भी, न तो बयाज में, न नुस्खे में, और न ही इसमें शामिल हैं। तो वो चीज़ें तो उसमें नहीं थी, लेकिन गज़लों में या कसीदों में जो भी उनका वर्जन पहले था, जैसे अभी जो मैंने एक मनक़बत का हिस्सा कोट किया है यहाँ पर, हाँ फ़ारसी लाइन है वो उर्दू की में लिखी गई मनक़बत, तो उसमें से उन्होंने वो पब्लिश नहीं किया उसको, वो हमीदिया नुस्खे में है, लेकिन वो है तो। और ये एक चमत्कारी बात है कि हमें मतलब ये जो नुस्खा है ये हमीदिया, ये 19 साल की उम्र में कंप्लीट हो गया था करीब करीब। तो एक 18-19 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में एक कवि की इतनी ऊंची, इतनी निर्भीक और इतनी कॉम्प्लिकेटेड उड़ाने हैं, तो ये ज़्यादा दिलचस्प लगता है बनिस्बत जो 50 साल के जो, हाँ, जो मैच्योर और सादा और जो लाल किले के मुशायरे के लिए उन्होंने मतलब चीज़ें लिखी हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं, हम ये नहीं कहते, लेकिन उनकी अच्छाई दूसरे ढंग की है, उसमें वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं, वो जटिलताएं नहीं हैं। और मैं अपने टेस्ट के लिहाज से मुश्किल पसंद शायरों को अच्छा मानता हूँ, मतलब
तो एक तरह से आप गालिब के लिए सबसे उपयुक्त रसिक हैं, क्योंकि वो जो भी भी कहते हैं कि हम ये बहुत ही मुश्किल है मेरे गोयम लिए, गोयम मुश्किल वगैरह गोयम मुश्किल। हाँ अगर मैं मुश्किल न कहूँ तो मेरे लिए मुश्किल होगी। जो भी है। तो अच्छा, ये पाठ की बात हुई, इसके अतिरिक्त आपने उसकी जो व्याख्या की है, अनुवाद या उसमें कमेंट्री, कोई ऐसी बहुत खास बात नहीं है सिवाय इसके कि मैंने जो पर्शियन में मतलब जहाँ तक उसमें जाया जा सकता था वो सब चीज़ें हैं विश्वक्स काव्य रूढ़ियों के लिहाज से, हाँ जैसे कथाओं के लिए, जैसे मान लीजिए पहला ही शेर आप ले सकते हैं, नक्श फरियादी है किसकी शोखी है तहरीर का। तो अब इसमें पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि ये चीज़ बयाज में भी है जी, ये शेर जो है जी, और इस गज़ल के बहुत सारे शेर, मतलब ये गज़ल का बहुत सारा हिस्सा बयाज में भी है गालिब के अपने। हाँ मतलब अपनी हसलिप में जो उनके उसमें मिलती है, विच मीन्स ही वाज 16। तो अव्वल तो मतलब इस तरह का बेजोड़ शेर जी एक 15-16 साल का लिख रहा है। तो आप पहले तो इसी पर सिर्फ दुनिया की मतलब ये क्या ऊंचाई है। खैर तो अब इस पर जो कमेंट्रीज हैं जी, तो चूंकि खुद गालिब ने एक जगह पर लिखा है कि ईरान में ऐसी रस्म है जी, कि किसी को कोई फरियाद करनी होती है तो कागज़ी कपड़ा कागज़ के कपड़े पहन करके वो सरा जाता है। तो अब इस स्टेटमेंट को आप कैसे लेंगे, इस पर तबादवाई साहब का कमेंट है कि मैं तो ईरान होके आया हूँ, ना मैंने ऐसी रस्म देखी और ना ही सुनी। ये उनका कमेंट है। अच्छा, अब ये बहस के लेवल की मैं बात कर रहा हूँ कि आप अब इस पर बहस कर सकते हैं कि साहब गालिब तो कभी ईरान नहीं गए, तबादवाई साहब ईरान हो करके आए, तो ये उन्होंने कहाँ से, तो वो ईरान जाना और न जाना और उसकी रस्म होना या न होना तो महत्वपूर्ण नहीं है। आज तो ईरान में शाह नहीं है, तो फरियाद के मतलब वो तरीके ही नहीं हैं। तो अब इस तरह से तो कल को आप कहेंगे कि साहब ये उर्दू कविता में माशूक जो है वो खंजर हाथ में ले करके आता है, तो आजकल कौन खंजर रखे हुए हैं, सब लोग पिस्तौल रखते हैं। सही बात। तो आप शेर में पिस्तौल क्यों नहीं डाल सकते हैं। तो इस तरह की बात नहीं, प्रश्न ये है कि मतलब ये उर्दू कविता में फारसी कविता में ये कहीं है कागजी पैरहन या कहीं नहीं है। तो चूँकि वो चीज़ है इसलिए अब गालिब ने लिख भी दिया, लेकिन वो शेर आपको ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने मतलब कोशिश करके मतलब इस तरह के उर्दू कविता में फारसी कविता से जी उसके संकेत आपने उसमें मतलब दिए, वो कहाँ पर मिलेंगे जी 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 खोज करके। जी, ये कोई बहुत ओरिजिनल सर्च नहीं है, लेकिन मतलब चूँकि वो मौजूद थे, मुझे मिल गए कहीं, तो वो मैंने मतलब उसमें डाल दी। इस तरह की चीज़ें उसमें हैं। जी, वो कौन सी चीज़ें हैं जो गालिब के काव्य की उपादान बन रही हैं? हाँ, कि मतलब वो कहाँ से ये बातें आ रही हैं। हाँ, उनके मूल को ट्रेस करने की, खोजने की कोशिश की गई है। क्योंकि बेसिकली जो उर्दू कविता का स्वाद है उसके लिए आपको इस तरह की तर्क प्रणाली नहीं है। मैं एक आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। मजरूह सुल्तानपुरी जो हमारे मॉडर्न टाइम्स के बहुत बड़े शायर हैं, हाँ तरक्की पसंद भी हैं और मतलब बड़े शायरों में से हैं, मैं ये मानता हूँ। तो उनका एक शेर है कि मेरी निगाह में है अर्ज़ मास्को मजरूह, वो सरजमी के सितारे जिसे सलाम करें। हाँ, तो इस पर किसी ने ऑब्जेक्ट किया। तो ऑब्जेक्ट क्या किया कि साहब गज़ल में मास्को नहीं आ सकता। जी जी जी,
उसकी डिक्शन में हाँ, वो शामिल हाँ, नहीं है। मतलब वो गजल में ये ऐसे ही जैसे पिस्तौल नहीं आ हाँ सकता। करेक्ट। जी। तो गजल में ये तीरो तुफंग तुफंग तक तो आएगा, तो पिस्तौल नहीं आ सकता, जी। रिवॉल्वर नहीं आ सकता। जी, अब आप ये कहें कि वो ब्राउन 9mm लेकर के माशूक आया है तो ऐसे नहीं। खैर एनीवे, तो हम इस पर बात करें तो अब इसका मजरूह साहब ने जवाब दिया, वो जवाब सुनने लायक है। उन्होंने कोट किया दाग का एक शेर, और वो शेर इस तरह का है कि कोई छींटा पड़े तो दाग कलकत्ता चले जाएं, अजीमाबाद में वो मुंतजिर सामन के बैठे हैं। ये कोई छींटा पड़े तो दाग कलकत्ता हाँ हाँ, तो उन्होंने कहा कि देखिए इसमें कलकत्ता आया हुआ है, तो गजल में मास्को क्यों नहीं आ सकता। अब यहीं पर मेरा डिफरेंस है, यानी मजरूह साहब के इस जवाब को मैं गलत मानता हूँ। किस लिहाज से? हाँ, वही समझने की बात है, मतलब कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। वो ये है कि यहाँ कलकत्ता से क्या मतलब है, जो भी आदमी दाग के शेर को पढ़ रहा है उसको एक रेफरेंस मालूम है, और वो ये है कि ये हिजाब करके जो उनकी प्रेमिका थी, एक बहुत मशहूर वेश्या थी, मुन्नी बाई हिजाब, जिससे दाग साहब का इश्क था, तो वो कलकत्ते में रहती थी। उनसे मिलने वो 2-1 बार गए भी थे। बाद में फिर उन्होंने उसको हैदराबाद वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो अब इसको आप अगर नहीं भी जानते हैं इस किस्से को, तो भी आप सामन से इसको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इस गज़ल में मेन पॉइंट कलकत्ता और अजीमाबाद नहीं है। इस शेर में सॉरी, वो मुंतजिर सावन के बैठे हैं। सावन का मतलब बाहर का मौसम। ये इंडियन शायरी में बरसात का और वसंत का एक एकीकरण है, बाहर से मतलब दोनों। फारसी में, हाँ, फारसी कविता फारसी में। हाँ, हाँ। और वही चीज बहारान हाँ, वो कहते हैं, और वही बहारान। करेक्ट। और वो चीज़ उर्दू शायरी में भी ज्यों की त्यों ले ली गई है। भले ही यहाँ बरसात और वसंत अलग अलग हैं, लेकिन उर्दू शायरी में भी बाहर का मतलब वसंत और हाँ वर्षा मिला करके है, मतलब वसंत भी होगा बरसात भी होगी। और ईरान में स्वतंत्र वहाँ ऋतु नहीं है वर्षा की, वो बाहर में ही है वर्षा की, तो वो बाहर से उसको मतलब वसंत और वर्षा को एक मानते हैं। तो वो चीज़ उर्दू में भी है और उसका एक अलग मज़ा है। अब आप ये झगड़ा नहीं कर सकते कि साहब ये भाषा तो यहाँ हिंदुस्तान की है, तो इसमें बरसात और वसंत को कैसे एक कर दिया। इस तरह से तो फिर आप कविता नहीं पढ़ सकते। बाकी राजनीति जितनी करनी हो कर सकते हैं। हाँ, मतलब फालतू में झगड़ा करने की बात है। खैर एनीवे, तो ये जो सामन है इसके नाते गज़ल का शेर बनता है, और वो कलकत्ता और ये सब जो है ये हो जाता है, क्योंकि आपको तुरंत ये लगता है कि ये मुंतज़िर सावन के बैठे हैं जो बाहर के आने का इंतज़ार है, और तब जो है कलकत्ता जाएंगे। अभी बैठे हुए हैं अजीमाबाद में, और वो रास्ते में है भी। पटना हाँ, जो है वो हाँ, कलकत्ता के रास्ते में। फैक्चुअली तो वो सही है, रामपुर से जा रहे थे तो वो कलकत्ता के रास्ते में पटना है, वहाँ बैठे हुए हैं। इशारा हो तो हाँ, तो फैक्चुअली भी वो था, मतलब एक घटना का ही वर्णन है, वो गज़ल के लास्ट में उन्होंने जोड़ दिया होगा। लेकिन एक गज़ल में वो चीज़ रिलेट होती है, और ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कि आप किसी आर्गूमेंट के बेसिस पर साबित कर सकें। अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है इस तरह से तो आती है, नहीं समझ में आती तो फिर नहीं समझ में आती, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो जितनी भी प्रोग्रेसिव राइटिंग है उसकी ख़ास खराबी ये है कि जो जितनी उर्दू की जो सारगर्भिता थी उस सब को काट करके एकदम सपाट कर रखा, सपाट बयानी आ गई, और कातिल का मतलब कातिल हो गया, और
ये इस तरह से मक्तल का मक्तल ही हो गया। तो उसके जो आयाम हाँ, निकलते हाँ, थे, उसके जो अन्य आयाम थे वो जी, सब खत्म हो गए। जी जी तो अब फैज़ साहब की शायरी में भी यही है, मतलब जितने भी इस तरह के तो कवि हैं, कविता नारेबाजी की हाँ, ओर झुकती हुई हाँ, लगती मतलब है। नारेबाजी तो वो अपने आप हो जाती है। हाँ जी, और एक आयाम वो मल्टी क्योंकि डायमेंशनल होना उसमें से उसका। जो जितनी उसमें सूक्ष्मता थी, जितने उसके इशारे थे, जी, वो सब तो आपने काट दिए। जी, जी, तो अब ये उसका जो शब्दकोश में अर्थ है, ले दे करके वही रह गया। जी जी। अगर जैसे मास्को कहने मात्र से ये जो वो सरजमीन के सितारे जिसे सलाम करें, हाँ, अब वो सरजमीन जो है वो मैकदे की सरजमीन नहीं हो नहीं, सकती बिल्कुल है, नहीं हो कभी भी सकती, नहीं हो सकती कभी नहीं है। हो सकती। और अगर मास्को की जगह मैकदा या कुछ ऐसा वस्तु होता तो वो मास्को पर भी लग सकता था। हाँ, वो लेकिन वो उन्होंने बनाया नहीं ना। हाँ, हाँ, वो हाँ, ये मैं कह रहा हूँ, नहीं किया। क्योंकि अब जैसे मान लीजिए बात आ चली है तो फैज़ साहब की शायरी जी, को ले लीजिए जो, तो उसमें सारी चीज़ें जो हैं वो पुरानी हैं। इस्लाहात सारी हाँ, पुरानी इस्लाह सारे पुराने हैं, और इसलिए लोग कहते हैं कि एक नया रंग उन्होंने दिया। तो उस लेकिन वह नया रंग हासिल कैसे किया गया है, जी, वो इसी तरह से है कि मतलब दस्ते कशकोल नहीं, कासा सर लेके चलो। जी, तो अब यहाँ पर कशकोल जो है वो मतलब सेकंड रेट हो गया, कासा सर जो है वो फर्स्ट रेट हो गया। हाँ मतलब फर्स्ट रेट हो गया। ये नॉर्मेटिविटी हाँ, हाँ। आ गई, वो ये सशस्त्र संघर्ष की ओर सशक्त संघर्ष की ओर हो गया, ये कहने का मतलब है। इकबाल की भी कविता में जो आपने कई हाँ, बार लिखा भी है इकबाल कि में बिल्कुल यही है। परंपरा की सारी चीजों को लेकर सारी के चीज़ों को यूनिडायमेंशनल कर उस दिया पर उसको। जितना भी उसमें लोड था, जी 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 जी। उर्दू के साहित्य में हाँ, हाँ, जितना लोड था वर्ड्स में और इशारों का, उन सबको छांट करके और सीधे सीधे उसके जो शब्दकोशीय अर्थ हैं वो आपने रख लिए हैं। तो अब उस तरह से मौके के लिए तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल। देखने में भी देखने में लगता भी है कि वही सारी क्लासिकल नेस जो है वो देखने उसमें में है। ऊपर लगता है कि हाँ, साहब ये हाँ, तो हाँ, वही फारसी से सारी चीज़ें ली हुई हैं, लेकिन वो फारसी से नहीं, फारसी से शब्द लिए हुए हैं, बिल्कुल। न कि हाँ, वो अर्थों की जो आयाम है, नहीं, उसकी बिल्कुल जो नहीं। गुरुता है, अर्थ ना- गौरव जो है ना- वो समाप्त हो गया। सारा उसका जो मतलब वो जो लोड है, उसकी जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, उस सब को काट करके आपने ये कर दिया। तो वो तत्काल के लिए तो जोशीले हाँ, भाषणों में मतलब उसका वही है, प्रयोग तो हो सकता है, उसी काम के लिए हाँ, है हाँ, बस, हाँ, 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 उसी काम के लिए हाँ। है। लेकिन वो एक जहांगीर शायरी जो थी, आफाकी शायरी थी, हाँ। जो रूमी में या गालिब में या बड़े शायरों में जो मिलती है, जो सबको सबकर हित होई, जिसको वो तुलसीदास नहीं है कहते हैं, उसमें। वो तो आप एक मतलब दूसरा पक्ष सामने रख करके चल रहे हैं। हाँ, आप कंट्रास्ट में कर रहे हैं चीजों को। तो अब आपका जो मतलब माशूक है जी, वो किस तरह से जालिम है, वो चीज़ खत्म हो गई। जी, 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 जी। अब आपने जुल्म को सीधे सीधे पॉलिटिकल रूलर्स के मत्थे रख दिया। तो अब पता लगा कि साहब ये शहर खामोशा है, तो ये चाहे ज़ियाउल हक साहब का शहर खामोश है या किसका भी है, मतलब इस तरह का है, यू कैन इमीडिएटली रिलेट टू इट। लेकिन जो शहर खामोशा था जी, वो तो नहीं रहा। जी, 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 जी। जो वक्ता और बोद्धव्य के आधार पर भिन्न भिन्न अर्थों के निकालने की जो क्षमता थी, वो नहीं रही। हाँ, जैसे फारसी का शायर या पुराने जो क्लासिकल उर्दू के शायर हैं, वो अगर पुत्र को या पुत्री को भी संबोधित करना हो, गुरु को भी संबोधित करना, तो माशूक के रूप में तो करते हैं। उन्होंने परंपरा ने उन शब्दों को इतनी सलाहियत बख्शी थी, इतनी ज़र्फियत उसमें थी कि वो उन्हीं इस्तिलाहात में उनका वर्णन कर सकते थे। जैसे खाकानी ने एक कसीदा काबे के लिए लिखा है, और उसमें माशूक मतलब लैला
वर्ड यूज़ किया है। बेदिल ने मरसिया लिखा है अपने बच्चे का, 4 साल के बच्चे का, उसमें लैला कहा है। हाँ, एक बहुत हाफिज का जो शेर है जो कहते हैं कि अपनी बेटी या बेटे के लिए किया था उसके मृत्यु पर, तो आन यार कजू खाने ये मन जाए परी बूद, राइट, वो सरता कदमश अज ए बरी बूद, इस तरह से है। वो यार तो यार से संबोधित कर रहे हैं उसको, माशूक की तरह ही संबोधित कर रहे हैं। या गुरु के लिए जो चीज होती है, या इवन गुरु अगर शिष्य के लिए कह रहे हैं, बिल्कुल, तो वो भी आशिक और माशूक तो ये सारा जो मतलब अच्छा, इसमें कोई असुविधा नहीं थी, कोई आज आप किसी के लिए मरसिया मतलब लिखें, शोक काव्य लिखें और उसको लैला कहें या कुछ कहें या पूज्य को लैला कहें, तो उर्दू में कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब ये कुछ पहले से शुरू हो गया था, जैसे मोहसिन काकोरवी का जो मशहूर नात है उनकी, हज़रत मोहम्मद पे, हज़रत मोहम्मद के, वही उनका लिखा ही है उनको। तो उसमें बादल वाले काफिया पर है, कितना अच्छा है। बहरहाल उन्होंने जैसे उसमें इस तरह की चीज़ें लिखी हैं कि मतलब जानिबे किबला हुई है फिर से यूरिशे सियाह, कुछ इस तरह का है, याद नहीं आ रहा, ये वर्ड याद नहीं आ रहा। कहीं काबे पे न कब्जा करें फिर लातो हुवल वगैरह वगैरह करके इस तरह की चीज़ें हैं। और शुरू में मतलब मथुरा गोकुल ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, तो करेक्ट, हाँ। तो ये जो है ये लोगों को बुरा लगा, लोगों ने ऑब्जेक्ट किया इस पर, और उनको एक दूसरा लिख करके उसी काफिये में उन्होंने और लिखी और उसका उन्होंने मतलब प्रतिवाद किया कि साहब ये इसमें कुफ्र नहीं है। तो अमीर मीनाई साहब ने फिर डिफेंड किया उसको, और लंबा किस्सा है। गालिब से उन्होंने कोट किया कि देखिए गालिब ने ये किसी मनकबत लिखी है और इसमें शुरू में इनके तमाम मतलब गब्र लोगों के, वो पारसी लोगों के, हाँ, वो वगैरह वगैरह। तो ये जो एक मतलब शब्दार्थ को उसके सारे जो उसका सांस्कृतिक उसका परिवेश है, समझ है, उसको काट करके और सीधे सीधे कविता को जहाँ तक हो उसके गद्य के रूप में पढ़ने की समस्या जो हुई, ये काफ़ी समय से प्रारंभ है। हाँ, और वो शायद बढ़ती ही जा रही है। और अब तो खैर करीब करीब मतलब पढ़ने का जो वो जिसको तमीज़ कहना चाहिए वो बहुत कम बच गई है। अब सिर्फ इतना ही है कि साहब ठीक है, अभी भी लोग ये मान लेते हैं कि शेख साहब की निंदा हो सकती है और शराब की तारीफ हो सकती है, बस। लेकिन जो उसके तलमीहात कैसे निकल रहे हैं ये, लेकिन वो लोड ख़त्म हो रहा है। मतलब मैं एक मुशायरे में मौजूद था जिसमें कुछ शेर तो खैर मुझे नहीं याद है और शायर कौन से थे ये भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ हल्ला मचा। उन्होंने शायद नमाज को लेकर के कुछ कहा होगा शेर में, तो अब वहीं उनको एक्सप्लेन करना पड़ा कि मैं तो साहब 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, आप काहे को ये। अब तो सुनने की भी तमीज़, हाँ, मतलब सुनने का भी एक वो नमाज पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, इससे आपको क्या मतलब। शायद कविताओं का प्रोजाइक हो जाना, हाँ, श्रोताओं को प्रोजाइक बना देता है, हाँ, गद्यात्मक, क्योंकि उनको संस्कार उसका संस्कार बचे नहीं। तो ये बहुत बड़ा चक्कर है। उस हिसाब से तो आज
मतलब जितने भी बड़े शायर हैं वो सब हूट होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर वो सुनाने आ जाए। हाँ वो सुनाने आ जाए तो वो फिर मतलब तो कैसे वो सुना पाएंगे, क्योंकि वो समझ में ही नहीं आएगा। वो ये बहुत बड़ी जो बड़ा मसला दरपेश है उर्दू कविता के सामने, या शायद हिंदी कविता के सामने भी। और हिंदी कविता में तो चूंकि इस तरह के लोट थे नहीं कभी थे नहीं, बिल्कुल हाँ। सही बात है। हाँ तो इसलिए यहाँ पर उस तरह की समस्याएं नहीं है। जी। ये अपनी विरासत से चूक जाने की ये जो दिक्कत है वो उर्दू में बहुत ये उर्दू कविता के सुनने और पढ़ने की ही विशेष समस्या है आज जो है। ये बहुत रोचक और महत्वपूर्ण बात थी। सर, आप आजकल परवीन शाकिर पर जो शायरा हैं उन पे आप अध्ययन और लेखन कर रहे हैं, उन पर आप कुछ चर्चा? वो तो उन पर मैं क्या चर्चा करूँ, कविता मुझे अच्छी लगी उनकी। उनका स्वर कुछ विशेष है या उनकी कविता में ऐसा मुझे क्या विशेषता लगता है? मतलब इसको यूँ समझ लीजिए कि जैसे जिन लोड्स का मैंने जिक्र किया था वो उनमें नहीं है। मतलब उन्होंने कोई इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया है उन सारे इशारों का, और वो बिल्कुल ही मतलब उनमें कोई एब्स्ट्रैक्ट माशूक नहीं है, कोई सूफिज़म टाइप चीज़ नहीं, बिल्कुल पर्सनल चीज़ें हैं, बिल्कुल नए ढंग की, मतलब आधुनिक आप कह सकते हैं, जो चीज़ें उर्दू में नहीं थी। यानी ये तो खैर बहुत ऑब्वियस है कि कोई मतलब स्त्रीलिंग में कोई लिखता नहीं था, कोई कवि और लड़की और ये सब चीज़ें नहीं होती थी। मतलब निस्वानियत की जो का स्वर है वो नया है। करेक्ट, हाँ ये हाँ, लेकिन जितना भी है वो असली है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे वो उस तरह के उनका आहंग बहुत नर्म है, नर्म आहंग कवि हैं, लेकिन मतलब नाजुक और नाजुक ख्याली ज़्यादा है। हाँ, नाजुक नहीं, नाजुक ख्याली तो शायद कोई कुछ दूसरी चीज़ होगी, वो मुमकिन है उनमें ना भी हो। लेकिन नर्म आहंग से मेरा मतलब ये है कि वो धूम धाम वो जोश मलिहाबादी टाइप का मतलब हल्ला उनमें नहीं मचा है, और न ही उनमें उस तरह के मुद्दई होना, दावेदारी करना। हाँ मतलब कोई दावेदारी है यहाँ तक कि उर्दू कविता और कवियों का एक स्वर भी है इस समय। हाँ जी। जैसे फहमीदा रियाज या किशोर नाहिद से भी उनका अलग है, फैज़ से अलग है, लेकिन दृढ़ता इन किसी से कम नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, जहाँ पर मतलब अगर उन्होंने मान लीजिए कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी दिया है, जैसे उनकी बहुत मशहूर गज़ल है कि पा बगिल सब हैं रिहाई की करे तदबीर कौन, दस्त बस्ता शहर में खोले मेरी जंजीर कौन। ये गज़ल है जो शुरू से आखिर तक मतलब इसी टोन के शेर उसमें हैं, इसी भाव को पल्लवित किया गया है। हाँ, दुश्मनों के साथ मेरे दोस्त भी आज़ाद हैं, देखना है फेंकता है मुझ पे पहला तीर कौन। ये उसका लास्ट गज़ल का शेर है। अब इसको दो तरह से, इसमें कोई पुराने ढंग के वो चीज़ नहीं है, मतलब कातिल और खंजर और ये इस तरह की चीज़ें नहीं हैं कोई। लेकिन मुझे फैज़ साहब के बहुत सारी गज़लों की अपेक्षा ये अधिक अच्छा। अब इसका रेफरेंस जिसको नहीं मालूम है उसके लिए तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको मालूम है कि ये गज़ल उन्होंने सरदार जाफरी के सामने दिसंबर 1977 में सुनाई थी,
और उस वक्त ज़ियाउल हक साहब को आए हुए 6 महीने ही हो चुके थे और कराची में पढ़ी थी, तो आपको इसको हिम्मत की बात करते हैं, दृढ़ता जो है वो भी सामने आ जाएगी। शी इज़ जस्ट एट दैट टाइम शी वॉज जस्ट ए लेक्चरर। अब इसको आप फहमीदा रियाज से नहीं कंपेयर कर सकते, जिनके ऊपर 14 मुकदमे कायम हुए, जो बेल जंप करके हिंदुस्तान में आ गई। निश्चय ही मतलब वो एक बड़ी चीज़ है। हम ये नहीं कहते वो कभी संघर्ष में, लेकिन एक कवि के लिए यह भी एक काम है कि वो अपना है। और उस ज़माने की ही चिट्ठियों में उन्होंने नज़ीर सिद्दीकी को साफ साफ लिखा है कि मेरा तो आइडिया भुट्टो है पॉलिटिकली। मतलब अब वो अच्छा है या बुरा है उसको छोड़िए, लेकिन ज़िया साहब का शासन चल रहा है, भुट्टो कैद में है, ये उस वक्त की बात है। और आप एक चिट्ठी में मतलब बाकायदे लिख रहे हैं कि मैं तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फोन करती हूँ, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि मतलब इनमें हिम्मत नहीं है। तो अगर उनको हिम्मत दिखानी तो वो भी है, इस तरह से भी आप देख सकते हैं। लेकिन मैं इसके लिए नहीं उनका मुरीद हूँ। जो मैंने कहा कि एक मतलब फ्रेश, मतलब जिस्मानी जिसे और जिस तरह से मोहब्बत एक कोई कर सकता है, वो चीज़ उनमें अभिव्यक्त है। और किसी भी बने बनाए रास्ते का उन्होंने, मतलब बने बनाए मुहावरे का या उसका उन्होंने सहारा नहीं लिया। तो जिस वक्त में मतलब वो चैप्टर्स आएंगे तो आप देखेंगे तो उसमें फिर अपनी संवेदनाओं के प्रति वो बहुत ही सच्ची हैं। हाँ, मतलब जी बहुत ही डायरेक्ट है, सच्चा है और बिल्कुल ठोस का है। संभव है यह कविता का बहुत बड़ा गुण ना हो, क्योंकि वो ट्रांसेंड नहीं करती बहुत सारी चीज़ों को, उनमें कोई आध्यात्मिकता नहीं है, लेकिन जितनी भी शारीरिकता है वो बिल्कुल उतनी है जितना शरीर को होना चाहिए। तो शायद फैज़ और परवीन में ये बड़ा नुमाया सा इख्तिलाफ ये है कि फैज़ जो है वो मज़लूमों के लिए बात कर रहे हैं और परवीन खुद मज़लूमा के तौर पे बात कर रही हैं। करेक्ट, आपने इसको बिल्कुल सही तौर पर किया कि फैज़ साहब का मज़लूमों के लिए बात करना है और ये खुद मज़लूम के तौर पे बात कर तौर पर। तो वो जिस तरह से कितना ट्रू टू इमोशंस होगा वो शायद पहला वाला नहीं हो सकेगा। करेक्ट। बहुत ही रुचिकर बातें इस विषय में हुई। मैं शायद अंतिम या उपांत्य प्रश्न ये है कि आपने हिंदी में बहुत महत्वपूर्ण आलोचनाएं लिखी हैं और वो आप प्रसिद्ध भी हैं बड़े ही उत्तम आलोचक के रूप में। वाजपेयी जी ने आपके बारे में जो शब्द इस्तेमाल किया है हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण और तीक्ष्ण सिद्धांतकार के रूप में, तो हम उर्दू और फारसी और संस्कृत के हवाले से अगर देखें तो ये क्लासिकल भाषाएं किस तरह से आपके आधुनिक आलोचनाओं को प्रभावित करती हैं और किस तरह से उसमें गहराई बख्शती हैं उसको या समृद्ध करती हैं? ये मेरे ख्याल में कोई ऐसी अलग से ख़ास बात नहीं है, ऐसे ही होता है जैसे आप आधुनिकतम विचारकों को देखेंगे। मान लीजिए जाक दरीदा का पोस्ट मॉडर्निज्म की बहुत बड़ी बात है, लेकिन उनके अतिरिक्त भी लगभग जितने भी बड़े अंग्रेज़ी के पश्चिम के आलोचक हैं वे सब के सब अरिस्टोटल से कुछ शुरू करते हैं, उसको लेकर के बहस करते हैं और उनसे ये देख लो वो अपनी परंपरा से जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ जो खोखलापन समकालीन आलोचना में हिंदी की कविता में भी, हिंदी के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, वो यही है कि वो अपनी परंपरा से बिल्कुल ही अपरिचित है। जबकि अगर आप देखें तो हिंदी के पास बहुत सारे अवसर हैं,
मतलब एक तरफ से संस्कृत संस्कृत की पृष्ठभूमि है, प्राकृत अपभ्रंश प्राकृत अपभ्रंश का सारा साहित्य जो है अपने मतलब विरासत में है, उधर से उर्दू और उसके माध्यम से फारसी, अंग्रेज़ी लोगों ने पढ़ी ही है, तो लगभग जितना भी महत्वपूर्ण साहित्य है उससे लाभ उठा सकते उससे बहुत बड़ा उसका हिस्सा हमारी संवेदना के, हमारी पकड़ के भीतर है। जी 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 बिल्कुल सही। और बहुत ही कम श्रम से हम उर्दू, बहुत ही कम श्रम से हम दोनों का, संस्कृत या अपभ्रंश इत्यादि से रसाई कर सकते हैं और अंग्रेजी का कर ही सकते हैं। तो ये नहीं होने का जिसके नाते खोखलापन आया है, उसका कारण क्या है? उसमें श्रम का अभाव है या उसका कारण श्रम का भी अभाव है और विनम्रता का भी अभाव है। जैसे उर्दू के किसी भी कवि से और कवि पाठक या किसी से भी आप ये नहीं सुन सकते कि गालिब कोई ख़राब कवि है। मतलब यगाना वगैरह ने कुछ चीज़ें, कुछ ऑब्जेक्शंस किए, वो एक अलग बात है, लेकिन मतलब आप बदतमीजी नहीं कर सकते उनके बाद में। अच्छा, और हिंदी के जो जिसको देखो हर तीसरा आदमी तुलसीदास जी को गाली दे रहा है, ये हिंदी में मतलब कोई भी साहित्यिक चर्चा साहित्य को लेकर होती ही नहीं है। जी जी, ये बहुत ही दो कौड़ी के समाजशास्त्र को लेकर के होती है। इतनी महत्वपूर्ण और रुचिकर चर्चाओं के लिए हम आचार्य वर्ग का धन्यवाद देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनके स्वस्थ तथा सुदीर्घ जीवन के लिए, ताकि हम अधिक से अधिक इनके लेखनों तथा इनके भाषणों से उपकृत हो सकें।